Good morning, students. Today discuss about geography chapter number 5 water अर्थात जल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 का जल वाले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व भी हम लोग कुछ टॉपिकों पर अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है महासागरीय परिसंचरण। महासागरीय क्योंकि वहाँ पर हमने आपको जो जल वितरण था उसमें बताया गया था कि किस प्रकार से सबसे जो अधिक जल की मात्रा है वो महासागरों में पाई जाती है। तो महासागरीय के अंदर जो परिसंचरण होता है वो किस प्रकार से होता है, क्योंकि ये जो आपका समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है, या पुलिन पर नम बालू या ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध अथवा लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप समुद्र के किनारे जाकर के बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलती हैं। तो उसमें लवणता की यानी क्योंकि नमक की मात्रा होती है तो उसकी गंध भी आती है, क्योंकि वायु, दूसरा आपका जो समुद्री जो महासागरों का जल है वो उस टाइम सूर्य के तापमान के कारण कुछ वाष्पीकरण भी होता है, तो उससे कुछ गंध वगैरह भी आती है। तो जो उसकी गंध होती है वो सम्मोहित करती है। वहाँ पर ठंडी पवन भी चलती है, हवा क्योंकि पानी चारों तरफ है तो उसका भी महसूस करते हैं हम लोग। समुद्री पक्षी भी इधर उधर विचरण करते हैं। उसके साथ साथ वायु में जो हवा में कुछ लवणीय गंध महसूस की जाती है। लहरों का संगीत, लहरें जो थी एक संगीत के रूप में, क्योंकि कुछ आवाज़ें उत्पन्न होती हैं। तो ये सब होने के जो कारण हैं उनकी कौन कौन सी प्रक्रियाएँ और क्रियाएँ होती हैं उसके बारे में पता करेंगे। और कभी कभी जो लाल एवं झील के जो शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, क्योंकि अक्सर देखा होगा जो ताल वगैरह या झील होती हैं इनमें जो जो पानी है जल कैसा रहता है, शांत रहता है। ठीक है, अगर हम उसमें कोई कंकड़ या चीज़ें डालते हैं तब वो कुछ तरंगें उत्पन्न होती हैं। लेकिन समुद्र का जो है, सागरों का जल है वो कैसा होता है, हमेशा गतिमान होता है। किसी प्रकार से कोई ना कोई गति करता रहता है। तो वो गतियाँ किस प्रकार की गतियाँ होती हैं, उन गतियों को क्या कहते हैं, इन्हीं पर हम लोग आज विचार करेंगे। और यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियाँ वो इस प्रकार होती हैं, जो गतियाँ होती हैं उन्हीं गतियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जो महासागरों की जो गतियाँ हमने बताई उनको 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 तरंगें, और नंबर 2 ज्वार भाटा। ये आपका एक ही बन जाता है, ज्वार भाटा एक ही वर्ड मिलता है, क्योंकि उतार चढ़ाव वाला जो होता है उस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से संयोग शब्द होते हैं। उसी प्रकार से एक ही संयोग शब्द है ज्वार भाटा। और अगला जो आपका है वो है धाराएं। महासागरीय धाराएं होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग उनके बारे में तो सब मतलब हम लोग। और एक जो आपका 22 मार्च को लोग 22 मार्च को क्या बनाती है, विश्व जल दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आप लोग चीज ध्यान रखें, 22 मार्च है वो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। जो उसकी संरक्षण विधियाँ होती हैं, कुछ जलों की संरक्षण विधियाँ होती हैं जिसके द्वारा हम जल को संरक्षण करते हैं। अब यहाँ पर आप महासागरीय परिसंचरण को जो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया उसमें सर्वप्रथम हम लोग अध्ययन करते हैं तरंगें। ये तरंगें क्या होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। समुद्र तट पर गेंद से खेलने के समय उस गेंद, जब हम समुद्र के किनारे की गेंद या कोई भी चीज़ खेलते हैं तो ये उदाहरण के रूप में, यदि वो गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। तो यह जैसे बहुत सी मनोरंजन होता है और किस प्रकार से तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है, क्योंकि भीगते हैं तो समुद्र की भाव के साथ वापस तट पर आती है। तो ये तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसके कारण लगातार उठता है और गिरता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। जब महासागरीय जल कई बार अपनी सतह से ऊपर उठता है और वापस नीचे गिरता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तरंगे कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं, तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। जब तूफान चलता है
क्योंकि कोई चीज़ तरंग चल रही है, हल्की हवा चल रही है तो थोड़े से जैसे कपड़े वगैरह आप डालते हैं तो हल्के झेलते रहते हैं, या मंदिरों में ऊपर झंडा लगा होता है वो हल्का करता है। ये उसी समय तूफान आता है तो तेज़ी से आता है तो उसकी स्पीड बहुत तेज बढ़ जाती है। उसी प्रकार से उन तरंगों की जो गति होती है वो और अधिक हो जाती है जब तूफान या तेज वायु चलती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश भी हो जाता है, विनाश भी होता है, जिससे कई जैविक संकट होती है, जिसमें आपका भूकंप है, ज्वालामुखी है, और आपका जो जल के नीचे भूस्खलन होता है, ये सब क्रियाएं भी होती हैं। ठीक है, जल के अंदर भी क्रिया होती है तो भूस्खलन, क्योंकि जल के अंदर भी तो नीचे है नहीं, तो वहाँ पर ये भूस्खलन इसकी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं और इनके कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणामस्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगें हो जाती हैं। जो ज्वारी तरंगें होती हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है? 15 मीटर तक, यानी 15 मीटर तक ऊपर उठती है और उसी के कारण उनको हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। जो ज्वारी तरंगें होती हैं, ज्वारी तरंगें, ये एक नया रूप तैयार करती है, इसको क्या बोलते हैं? सुनामी। सुनामी, इनको हम सुनामी कहते हैं। कई बार देखा होगा कई राज्यों में जिस तरह सुनामी आती है समुद्र किनारे, अब तक सबसे विशाल सुनामी है वो 150 मीटर मापा गया है, यानी कम से कम 15 मीटर, और जो अधिक आती है सुनामी उसका जो वेक्टर से माप दिया गया है वो 150 मीटर था। अब जब 150 मीटर की सुनामी आएगी तो निश्चित बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्षति हुई होगी, नुकसान हुआ होगा आसपास के क्षेत्रों में, और ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति करती हैं और इनकी ये तो ऊंचाई हो गई, ये क्या है? ऊंचाई, और इनकी जो गति है वो 700 किलोमीटर प्रति घंटा, 700 किलोमीटर प्रति घंटा की इनकी क्या है? गति, उस गति से चलती है। कितनी स्पीड तेज होगी? सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो हमारे समुद्र के किनारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनमें इंदिरा पॉइंट जो है, एक इंदिरा पॉइंट है, वो क्या होता है? उसके कारण से वो डूब गया, क्योंकि इतनी लहरें ऊपर होती हैं क्योंकि ऊपर से तो हुआ है वो डूब गया। जब डूब गया था तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ। इसी प्रकार से, क्योंकि सुनामी एक ऐसी तरंग उत्पन्न करने की, ज्वारी तरंग तो है, लेकिन सुनामी क्या है? ये एक तरह से तांडव उत्पन्न करती है, उथल पुथल, समुद्र के अंदर बहुत विकट उथल पुथल होती है और उथल पुथल दूर तक जाती है, क्योंकि उसकी जो गति होती है वो भी अधिक होती है और ऊंचाई होती है वो अधिक होती है। इसमें वो इतनी ऊंचाई से उसके समुद्र के किनारे बने हुए जो इमारतें होती हैं वो सब बह जाती हैं। इसी प्रकार से दूसरा आता है ज्वार भाटा, इसको बोलते हैं ज्वार भाटा। इसमें क्या होता है कि दिन में 2 बार नियम से, एक तो इनका जो मानक है जो सामान्य रूप से वो दिन में 2 बार कम से कम महासागरीय जल का उठना और गिरना। जब उठता है तो ज्वारी तरंगें होता है तो ऊपर उठती, सुनामी जब ऊपर जाती है और उठ करके नीचे आने, ऊपर जो उठती है तो वो ऊपर आने की क्रिया जो तरंगें जो ज्वार कहलाती है और नीचे गिरती है उसको भाटा। इस तरह से ऊपर उठना और गिरना, फिर गिरना, वो क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, ऊपर उठा और जल का जो ऊपरी तट है पर उसको भी डुबो देता है, तो उस टाइम क्या होता है? उससे ज्वार कहते हैं। जब ऊपर उठा और तट को डुबो दिया, ज्वार कहते हैं। और जब अपने निम्नतम स्तर पर, जो निम्नतम उसका स्तर है, पर आ जाता है, वापस आ जाता है या तट से पीछे चला जाता है, समुद्र के किनारों से वापस पीछे चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। तो इस प्रकार से ऊपर उठना और नीचे गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। सूर्य या चंद्रमा के जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे होती है। सभी जानते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, और जब सूर्य और चंद्रमा की जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण
बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ये ज्वार भाटे। ज्वार भाटे आने का मुख्य कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब पृथ्वी का जब चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो जल आकर्षित होता है, जिसके कारण जो है वो उच्च ज्वार आते हैं। और पूर्णिमा और अमावस्या दिनों में जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीध होती है, ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पूरे एक सीध होती है, इस तरह से यहाँ पर ये तीनों एक सीध होते हैं। उस टाइम क्या होता है? उस टाइम सबसे ऊंचे ज्वार होते हैं। जब तीनों एक सामने आते हैं तो ज्वार वो अधिक ऊपर उठते हैं, और जब वो अलग उनका उत्तरण होता है तब उनकी जो गति होती है वो कुछ धीमी होती है। तो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ता है। इसके कारण पड़ने के कारण परिणाम स्वरूप क्या होता है? निम्न ज्वार भाटा आता है। निम्न का मतलब कम, सामान्यतः रूप से। उच्च का मतलब होता है अधिक आता है। ऐसे ज्वार को हम क्या कहते हैं? लघु ज्वार कहते हैं। जब निम्न से आता है तो उसको लघु ज्वार कहते हैं। जब उच्च पर आता है तो क्या होता है? ज्वार, दीर्घ ज्वार। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। जब उच्च ज्वार आता है तो नौ संचालन जो नौका संचालन होता है उसमें सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये जल का स्तर होता है उसको उच्च जो तट की ऊंचाई, तट की अंदर ऊंचाई होती है वहां तक उसको पहुंचा देते हैं। और ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं, क्योंकि ऊपर उठते हैं तो थोड़ी गति उनकी तेज हो जाती है, और बंदरगाह यानी जो समुद्र किनारे बंदरगाह होते हैं वहाँ तक पहुँचाने में भी सहायक होते हैं उच्च जो ज्वार भाटे होते हैं। और ये जहाज को बंदरगाह पहुँचाने और मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उसको जो मछली पकड़ने में, क्योंकि मछलियाँ उससे ऊपर आती हैं, उसको पकड़ने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती हैं, क्योंकि जब उछले तो उसके साथ नीचे से प्रेशर जाता है, दबाव पड़ता है तो वो दूर तक जाता है, तो तट के किनारे मछलियाँ उसके अंदर आती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई की मछलियों को पकड़ लेते हैं, और उन्हें भी सहायता मिलती है इससे। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है। कुछ जगह जैसे विद्युत, जैसे लोग बांध बना करके विद्युत जल विद्युत बनाई जाती है, उसी प्रकार की ज्वार भाटों की तरंगों से समुद्र के किनारे भी जल विद्युत बनाने का जो आपका प्रोजेक्ट होता है वो लगाया जाता है, उससे ये इसको बनाने में सहायक होती है। अगला हमारा धाराएं, यानी इनको महासागरीय धाराएं बोल सकते हैं। महासागरीय धाराएं, ठीक है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली, जो नियमित रूप से ये जो समुद्री जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो सामान्य रूप से निम्न स्तर पर बहती रहती हैं, और उनको जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी दोनों प्रकार की होती हैं। ये धाराएं वो दोनों प्रकार की होती हैं, गर्म धाराएं भी होती हैं और ठंडी धाराएं होती हैं, दोनों प्रकार की होती हैं, ठीक है। जो सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं जो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, आपने उसमें देखा होगा भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है महासागरीय धाराएं जो गर्म होती है, एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। और ध्रुव जो हमारी है, जो आपकी नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ध्रुव है, उनकी तरफ ये प्रवाहित होती है। और उसके साथ साथ जो ठंडी धारा होती है वो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों से की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं जो है वो शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम धारा जो आपकी लैब्राडोर है वो कैसी है? गर्म जल धारा। लैब्राडोर जो वो है इसी धारा, लैब्राडोर, और ये गर्म स्ट्रीम
जो आपकी गर्भ धारा है वो गर्भ स्ट्रीम है, और जो लेब्राडोर है वो आपकी क्या है, शीत धारा है। ठीक है। इसी प्रकार से कुछ स्तरीय सतह पर तापमान गर्म हो जाता है। गर्भ धाराओं से क्या होता है, जब गर्भ धारा होती है तो आसपास का जो क्षेत्र है वो धरातल कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। वह स्थान विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, उसको मत्स्य क्षेत्र होते हैं। जो वह स्थान जो विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, जापान के आसपास है, उत्तर अमेरिका के जो पूर्वी तट है, जापान और उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी तट है उसके कुछ उदाहरण हैं। जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है, और इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि कोहरा का मौसम होता है और कोहरे के मौसम में कोई भी जो यान है वो चलाने में सहायक नहीं होता है, चाहे आपका वायुयान हो या जलयान हो, निश्चित रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने महासागरीय परिसंचरण उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया हो और उनके प्रत्येक के बारे में अध्ययन किया। आज आपका ये चैप्टर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइम पर हम लोग इसी चैप्टर्स के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, प्रश्नों से संबंधित या अन्य जो अभ्यास से संबंधित उनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।